90 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल हम जो पढ़े थे वो निकालें, पेज 452 के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे एक कि हमने कौन सा चैप्टर है? 22। अच्छा, एक मिनट, थोड़ी सेटिंग मैं करवा लूं। आप निकालें पेज 453, एग्जाम्पशंस। अच्छा, मुझे ये बता दें कि थर्ड शेड्यूल है एक है फिफ्थ शेड्यूल और एक है सिक्स्थ शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल आपको पता है उसमें 20 चीजें हैं, रिटेल, प्राइस, और उसी तरह कर देंगे। और फिफ्थ शेड्यूल के अंदर मुझे याद पड़ा है कौन सी वाली चीजें थी? एक्सेलेंट, जीरो रेटेड। और सिक्स शेड्यूल के अंदर कौन सी चीजें हैं? एग्जैम्प्ट सेल। सिक्स शेड्यूल के अंदर कौन सी, इधर देख, सिक्स शेड्यूल में कौन सी चीजें हैं? एग्जैम्प्ट सेल्स। तो ये बात लिख लें आप सेक्शन 13 के बाद, फिर हम सेक्शन 13 पढ़ना शुरू करते हैं। चलें जी, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1, सप्लाई ऑफ गुड्स और इंपोर्ट्स स्पेसिफाइड इन सिक्स्थ शेड्यूल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सिक्स्थ शेड्यूल में कौन सी चीजें हैं हजरात? जो सेल्स कौन सी हैं? एग्जेम्प्ट सेल्स। सप्लाई स्पेसिफाइड इन सिक्स्थ शेड्यूल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यार ये अगला पॉइंट तो पड़ा हुआ है, बताएं कहां पड़ा हुआ है? सप्लाईज ऑफ गुड्स भी और इंपोर्ट्स भी, कुछ इंपोर्ट्स भी एग्जेम्प्ट कर सकती है हुकूमत और सेल ऑफ गुड्स भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। जैसे वो लाइव एनिमल्स हमने एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। 2-3 वाला पॉइंट अभी मैं कह रहा हूं, ये पढ़ें, ये बताएं पहले कहां पड़ा हुआ है? अब ये तो एक इख्तलाफ आ गया, वो जीरो रेट में पड़ा था जहां एक डेस्टिनेशन पाकिस्तान की बाहर पे फ्लाइट जा रही थी तो वहां पड़ा था। तो ये तो इख्तलाफ आ गया कि जो अगला पॉइंट है वो कहां आ रहा है मोहतरम। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि ये कौन सी सेल है? इधर आए, हमने क्या पढ़ा था? ये कौन सी सेल है? जीरो रेट। तो भाई ये जो जीरो रेट सेल हमारी आ रही है, तो ये इसका व्यू इधर तो छोटा करें ना लैपटॉप का। हाँ, तो हमने ये पढ़ा था कि जीरो रेट सेल आ रही है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? ये कौन सी सेल? इधर देखें, यहां क्या लिखा हुआ है? कौन सी सेल है? तो यार हुकूमत की मर्जी है, जलजला आए, कुछ सैलाब आए, हुकूमत की मर्जी है चीजों को जीरो रेट करना है, जीरो रेट कर दे। एग्जाम्प्ट करना है, एग्जाम्प्ट कर दे, कोई मसला नहीं अपने। However, the federal government may, where circumstances exist, to take immediate action फला 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 फला। तो exempt का लफ्ज़ अंडरलाइन करें, exempt any taxable sales or import। अगर चाहे तो किसी टैक्सेबल सेल को या एग्जेम्प्ट कर दे या जीरो रेट कर दे। तुम्हें कौन पूछने वाला है? हुकूमत। सर ने क्लास रख ली, उनको कोई पूछने वाला नहीं, तो तुम्हें कौन पूछने वाला है? ओके, आगे पढ़ें जी। पॉइंट 2 और 3 की आखिरी लाइन, द एग्जेम्पशन मे बी अलाउड
फ्रॉम एनी प्रीवियस डेट। इसका क्या मतलब होता है? एग्जेम्पशन में बी अलाउड फ्रॉम एनी, ये तो फिर पता है क्या है कि हुकूमत को पुरानी सेल भी एग्जेम्प्ट कर दे। तो फर्ज करें सरासे को 35,10,000 वाली गाड़ी बेची तो 5,10,000 होंडा को वापस कर दे हुकूमत, फिर होंडा सरासे को वापस कर दे। तो एग्जेम्पशन किसी पुरानी सेल की भी मिल सकती है। थ्योरी की हद तक एक बात है, बस पढ़ लें। Point 6, the board shall place before National Assembly all notifications issued in a regarding exempt goods, regarding exempt goods। फेडरल बोर्ड, आजकल नेशनल असेंबली में किसके बनते हैं ज्यादा? पीटीआई के। तो फेडरल गवर्नमेंट शैल प्लेस बिफोर पीटीआई ऑल नोटिफिकेशंस इशूड इन अ फाइनेंशियल ईयर रिगार्डिंग एग्जेम्प्ट गुड्स। अगर हुकूमत ने कोई चीज माफ कर दी है तो इसके बारे में बोर्ड बता देगा कि बोर्ड हमने माफ कर दी है, नेशनल असेंबली के सामने पेश हो जाएगी ताकि उनको भी पता चले कौन सी चीजें इस दफा माफ की हैं। यार एक चीज आपको बताई थी, कुछ चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं, कुछ बंदे एग्जेम्प्ट होते हैं। कितने लोगों को याद आ रही है बात? एग्जेम्पशन में मैंने बताया था कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट होती हैं और कुछ पर्सन्स एग्जेम्प्ट होते हैं। गुड्स एग्जेम्प्ट में मैंने कहा था मिसाल के तौर पे लाइव एनिमल्स हैं या होली कुरान है, वो एग्जेम्प्ट है। और कुछ पर्सन्स एग्जेम्प्ट भी मैंने बताया था, सेल मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट। नोट सेल्स मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इसलिए 10,000 वाला कारपेट हमें सड़क से कितने का मिलता है? 10,000 का। चलें जी आ जाएं, ये कल वाला पढ़ना शुरू करते हैं। चलें जी। अच्छा भाई, कल आपको क्या बताया था कि जब टैक्स पे रिटर्न फाइल करके आता है तो उसके बाद आपका क्या शुरू हो जाता है? ऑडिट। ऑडिट के बाद क्या इशू किया जाता है? और शो कॉज नोटिस के बाद क्या इशू किया जाता है? असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा मुझे ये बताएं कि रिटर्न जब आप जमा करवा के आते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? जब आप रिटर्न जमा करवा के आते हैं तो आप टैक्स पे करके आते होंगे या रिफंड रिसीव करते होंगे? पॉसिबिलिटीज बताएं। दोनों हो सकती हैं। जब आप रिटर्न जमा करवाने जाएं तो जो टैक्स, कुछ टैक्स तो आपको पता है आप पे करते हैं, लेकिन अगर कोई जीरो रेट सेल वाला है तो वो रिफंड भी हो जाता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं टैक्स जमा करवाने में हुकूमत की तरफ हमारी? दो। या तो हम टैक्स पे करने वालों में होंगे या हम रिफंड रिसीव करने वाले में होंगे। मोहतरम, अब अगर मार्च के महीने की रिटर्न हमने जमा करवा दी 15 अप्रैल को, तो हुकूमत के पास कितने साल हैं हमें शो कॉज नोटिस भेजने के लिए? 5 साल। कहां से गिनना शुरू करें? मार्च के महीने की रिटर्न अगर हमने 15 अप्रैल को जमा कराई तो 15 अप्रैल से गिनना शुरू कर दें। और क्योंकि हम टैक्स पे भी 15 अप्रैल को ही करके आते हैं तो फिर 15 अप्रैल से गिनना शुरू कर दें। और अगर मार्च की रिटर्न हमने 12 अप्रैल को जमा करवा दी तो टैक्स भी 12 अप्रैल को पे करेंगे तो 12 अप्रैल से गिनना शुरू कर दें। और अगर कोई रिफंड का सिनेरियो है ना, तो फिर जिस दिन रिफंड मिला ना उस दिन से आपने 5 साल गिनने शुरू करने हैं। रिफंड पता है आपको कब मिलता है? अगर आप फर्ज करें जून की रिटर्न 15 जुलाई को जमा करा के आए तो फिर 15 जुलाई के बाद 45 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट या जीरो रेट सेल का क्या मिल जाता है? रिफंड मिल जाता है। तो रिफंड वाला सिनेरियो है तो कितने दिन के अंदर रिफंड मिलना? कितने दिन में है? रिफंड एप्लीकेशन के 45 दिन में। तो 45वें दिन जब आपको रिफंड मिल जाएगा उस दिन के बाद हुकूमत के पास 5 साल है कि इस साल का ऑडिट कर सकती है। और ऑडिट करके क्या इशू कर दे? शो कॉज नोटिस। तो बता दें हमने स्टार्टिंग पॉइंट है 5 साल गिनने का रेलेवेंट डेट।
अब रेलिवेंट डेट जो है हमारी, वो रेलिवेंट डेट टैक्स पे करने वाली भी हो सकती है, और अगर रिफंड वाला सिनेरियो है तो असल में लिख लें 5 साल आपने गिनने शुरू करने हैं रेलिवेंट डेट से। और रेलिवेंट डेट में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या हम टैक्स पे करने जा रहे हैं या हम पैसे रिफंड कराने जा रहे हैं। रेलिवेंट डेट की डेफिनेशन पढ़ें। रेलिवेंट डेट मींस द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। लेकिन अगर एक और सिनेरियो है, अगर हमें गलत रिफंड दिया है, हुकूमत ने गलती से गलत रिफंड किया है, यानी गलत पैसे वापस किए हैं, कोई उसमें मसला है, कोई उसका ऑडिट वगैरह होना है, तो फिर द डेट ऑफ रिफंड। तो दो लफ्ज याद रख लें। नंबर 1 पेमेंट ऑफ टैक्स की डेट या डेट ऑफ रिफंड। ओके, अब जरा वापस आए। इधर मैंने कल आपको टैक्स पेमेंट डेट लिख पाया था, लेकिन अब आपको आज बता दिया टैक्स पेमेंट डेट भी रेलिवेंट डेट हो सकती है और रिफंड की डेट भी रेलिवेंट डेट हो सकती है। अब पढ़ना शुरू करें जी। शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड विद इन 5 years ऑफ द रेलिवेंट डेट। और इसकी मिसाल कल क्या पड़ी थी कि मार्च 12 की रिटर्न आपने 12 अप्रैल को जमा करवाई, तो हुकूमत कितने साल के अंदर अंदर हमें जो है वो टच कर सकती है? 5 साल के अंदर। तो अगर आप 12 अप्रैल से गिनना शुरू करें तो 12 अप्रैल 12 से 12 अप्रैल 17 तक कितने साल बन जाएंगे? 5 साल। ओके, नेक्स्ट। यार इसके बाद ना हुकूमत की कोशिश होती है कि हमने इसे शो कॉज नोटिस भेज दिए। इसमें पता है क्या लिखा हुआ था? इसमें मैंने कहा था, लिखा हुआ था कि आपने 70 गाड़ियां बेची हैं आपके मुताबिक, हमारे मुताबिक आपने 80 गाड़ियां बेची हैं, वजह बताओ 10 गाड़ियों को क्यों ना सेल में डालें। अब अगर आप वजह प्रॉपर ना बता पाए तो हुकूमत को जल्द अज जल्द आपके घर क्या भेज देना चाहिए? असेसमेंट ऑर्डर हुकूमत के पास भेजने के लिए बड़ा कम टाइम है, वो सिर्फ कितने दिन है? तो हुकूमत शुड सेंड द असेसमेंट ऑर्डर इन आवर होम बाय 120 days। तो फिर नहीं आता असेसमेंट नहीं, फिर आएगा ही नहीं असेसमेंट ऑर्डर, फिर वो 10 सेल हम साबित कर देंगे किसी और महीने की है। अच्छा यार, ये जब भी बात है ना 5 साल या 120 दिन की, तो आज बहुत बड़ी बात आपसे होने लगी है। जरा ये हाईलाइट करना चीजों का आपको बड़ा हेल्प आउट कर देगा। शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड विद इन 5 years। नहीं, देखें असेसमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड विद इन 120 days। लेकिन आगे देखें, ऑफ रेलिवेंट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। तो ये ना जरा बात को लिंक किया करें। जब भी पेपर में आ जाए कि ये काम 5 साल में करो, भाई कब से गिनना शुरू करें? 5 साल ऑफ रेलिवेंट डेट। ये काम 120 दिन में करो, ओ भाई कब से 120 दिन? ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। रिटर्न कौन जमा कराते हैं? ऑडिट कौन शुरू करता है? एफबीआर। वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए, कौन कहता है? एफबीआर। आपके घर असेसमेंट ऑर्डर कौन भेजता है? ओ भाई एक ही बंदा ये तीनों काम कर रहा था ना, घूरना, बार्किंग, बाइट, बंदा नहीं एनिमल, एक ही एनिमल ये तीनों काम कर रहा था ना। तो याद रखिएगा एफबीआर ही ये तीनों काम करता है। अब मुझे बताएं, ये जो 5 साल और 120 दिन है, ये किसने चेक रखने की कोशिश की है? किस पर?
एफबीआर ने बिल्कुल चेक रखने की कोशिश नहीं की। ये लॉ का जो बिल बनता है ये असेंबली में पेश होता है और फिर एफबीआर ने उस पर अमल करना होता है। एफबीआर लॉ बनाता नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, सजेशन दे देता है एफबीआर, लेकिन लॉ बनाता नहीं है। तो ये लॉ मेकर ने चेक रखा है एफबीआर पे कि एफबीआर अगर किसी बंदे की गलती पकड़नी है 5 सालों में पकड़ लेना, उसके बाद तुमने गलती पकड़ी भी तो सॉरी, इसे तंग ना करना, बहुत पुरानी बात होगी। और जब शो कॉज नोटिस इशू कर दिया तो एफबीआर 120 दिनों में असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देना। अब जब ये सारी डिस्कशन होती है तो एफबीआर वाला कमिश्नर ये दोनों लिमिट्स पढ़ के थोड़ा परेशान होता है। किसी भी बंदे को कह दिया जाए ना ये काम इतने अरसे में करो, तो उसकी वो टेंशन होती है मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। तो इसलिए मोहतरम कमिश्नर्स की कोशिश तो यही होती है ये काम इतने दिनों में कर दिया जाए। लेकिन 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 an assessment order can be passed within 120 days of issuance of or within such extended period as commissioner may fix. Extension shall not exceed further 90 days. लेकिन अगर कमिश्नर परेशान है, केस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, तो शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद कमिश्नर को 120 जमा 90 दिन मिल जाएंगे। ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रहे लॉ मेकर कमिश्नर को, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रहा है लॉ बनाने वाला कमिश्नर को कि यार तुम अगर 120 दिन में उसे असेसमेंट ऑर्डर नहीं इशू कर पाए तो कितने दिनों में कर दो, 120 जमा 90 में। कमिश्नर और बोर्ड में फर्क है? नहीं, एक ही बात है। तो कमिश्नर इज एन एम्प्लॉई ऑफ फेडरल बोर्ड। लॉ मेकर ने वॉलंटरली इसको दे दिया है कि उनको अप्लाई वगैरह करेगा? नहीं, वो कुछ ना कुछ वजह बताए कमिश्नर, क्या वजह बनी है यहाँ लिखा नहीं है वैसे। अच्छा यार, अब ये सारा जरा सवाल करें कल वाला। उमर को पकड़ लें, एक बंदा है उमर, इसने भी रिटर्न कब जमा कराई है? मार्च 12 की, अप्रैल 12 को। टैक्स कब पे कर दिया ऑन द सेम डेट, तो फिर इसको मैं कह सकता हूँ रेलेवेंट डेट। तो ये मेरे सवाल की बन गई रेलेवेंट डेट। तो बताएं कितने अरसे के अंदर हुकूमत को इसे शो कॉज नोटिस इशू कर देना चाहिए? द लास्ट डेट बाय विच शो कॉज नोटिस इशूड इज 12 अप्रैल। अच्छा, 12 अप्रैल 17 में हुकूमत शो कॉज नोटिस इशू करे या पहले भी कर सकती है? 5 साल में करने, दूसरे साल इशू कर सकती है, तीसरे साल, चौथे साल। बॉर्डर पे जाके तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल बॉर्डर पे ही जाके हम इशू करें 12 अप्रैल को ही। Assume show cause notice is issued on 5 फरवरी। शुक्र है show cause notice is valid because टाइम पे इशू कर दिया। कब तक इशू कर सकते थे? कब इशू कर दिया? शुक्र है टाइम पे इशू कर दिया। So what is the last date by which assessment can be made? अब ये मेरे साथ आपने गिनना है, कब तक उसे काटा जा सकता है। What is the last date पूछ रहा हूं, आप डेज बता रहे हैं 120, मैं डेट पूछ रहा हूं। What is the last date? इसमें ना पहला महीना उंगलियों पे गिन लिया करें। पहला महीना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कुछ लोग नहीं गिन रहे, आई रीस्टार्ट। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये कितने बन गए? 23 दिन। फरवरी के 23, मार्च के 31, अप्रैल के 30। मुझे डर लग रहा है कहीं 120 पूरे ना हो गए हों। नहीं, मेरा डर झूठा है। ये डर नहीं, ये नहीं, अभी नहीं पूरे होंगे 120। ये डर लग रहा है 120 पूरे ना हो गए हों। नहीं यार, ये तो 4 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए, 23 दिन पहले में है। 120 दिन तकरीबन 4 महीने में बनते हैं, ऐसे ही है ना। 120 दिन तकरीबन 4 महीने में बनते हैं, तो अभी तो 4 महीने भी पूरे नहीं हुए। तो जून के भी कुछ दिन डालने पड़ेंगे, लेकिन जून में मुझे पता है 120 पूरे हो जाने हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि इसको 120 लिखें और अब उंगलियों की पोरों पे नहीं निकालना, अब आपने कैलकुलेटर पे पहला महीना उंगलियों पे और आखिरी महीना कैलकुलेटर पे।
अम्मी पहला महीना उंगलियों पे, आखिरी महीना कैलकुलेटर पे। बेटे तुम्हें क्या हो गया है? नहीं अम्मी, पहला महीना उंगलियों पे, आखिरी महीना कैलकुलेटर पे। जी बताएं। 5। तो एज अ टैक्स कंसल्टेंट हम क्या कहेंगे कि कमिश्नर को कब तक शो कॉज नोटिस के बाद असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देना चाहिए? तो असेसमेंट ऑर्डर कैन बी मेड बाय 5 जून 2017। अच्छा सर इसमें 90 डेज अकाउंट नहीं, 90 वाले तो एक्सेप्शन है ना, आप जनरल रूल लगाएंगे जब तक कि लॉ मेकर कहना दे एक्सटेंशन। अच्छा आप मिसाल के तौर पे गए किसी ऑफिस में जो कि पासपोर्ट ऑफिस था, तो इमरान खान ने बड़ी रिफॉर्म्स की और इमरान खान ने पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लिख के लगा दिया है कि लोगों को 10 दिन में पासपोर्ट मिल जाया करेगा। अब ये इमरान खान ने चेक आप पे नहीं रखा, ये उसने चेक रखा है जो पासपोर्ट ऑफिस के बंदे हैं उन पे। और आपके लिए खुशी की खबर है कि उधर लिखा है आपको पासपोर्ट 10 दिन में मिल जाएगा। अब आप 1 जनवरी को गए हैं, अब आप 11 जनवरी को कहेंगे मुझे पासपोर्ट मिल जाना चाहिए, 1 को निकाल दें। अब 1 जनवरी को गए हैं, आप 11 जनवरी तक कहेंगे मुझे क्या मिल जाना चाहिए? पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। तो 5-6 जनवरी को उसने बुला के कहा यार आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिसिंग है, वो जरा ले आओ, फिर इंशाल्लाह आपको पासपोर्ट दे देंगे। अब आपने वो बर्थ सर्टिफिकेट 3 दिन घुमाते फिराते रहे, उसे फिर जाके जमा करवाया। अब वो कहेगा यार सॉरी, अब मुझे 3 दिन तो और देना, क्योंकि मेरे काम में तुमने डिस्टरबेंस डाली है। मेरा तो प्रोग्राम था 11 जनवरी का पासपोर्ट देने का, और बड़ी नेचुरल सी बात है। अब ऑब्वियसली वो मेरे ख्याल से 12, 13, 14, अब 14 तक आपको पासपोर्ट देगा। वो 3 दिन अब वो काउंट नहीं करेगा उन 10 दिनों में। जो इमरान खान ने रूल बनाया हुआ है 10 दिन का, उनमें वो वाले 3 दिन काउंट नहीं करेगा। सिमिलरली किसका दिल चाह रहा है शो कॉज नोटिस के बाद जल्द से जल्द असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दूं? कमिश्नर का। शुक्र है टैक्स पेयर का नहीं आपने बोला, डॉगी का। टैक्स वालों ने आपसे टैक्स मांग रहे ना। किसका दिल चाह रहा है 120 दिनों के अंदर अंदर मैं शो कॉज नोटिस को बदल दूं असेसमेंट ऑर्डर में? और मेरी ड्यूटी भी है, और मैं एफबीआर का एम्प्लॉई हूं, और मुझे करना भी ये चाहिए, वरना तो हुकूमत को नुकसान हो जाएगा। 121वें दिन उसके पास जाऊंगा, उसने इनकारी हो जाना। 90 दिन तो वो एक्सेप्शन है ना, मैं जनरल रूल की बात कर रहा हूं। तो 120 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर के दिल में धक धक कर रही होगी 120वें दिन तक कि यार जल्दी जल्दी मैं इसको क्या इशू कर दूं? असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर अगर शो कॉज नोटिस इशू हो चुके हैं, इधर बैठे हुए हैं। अच्छा, कमिश्नर का क्या दिल चाह रहा है? जल्दी जल्दी इसको क्या इशू कर दूं? असेसमेंट ऑर्डर। कितने दिनों में करना जरूरी है? 120 दिनों में। अच्छा, किसी दिन कमिश्नर ने टैक्स पेयर को बुलाया, यार तुम्हें असेसमेंट ऑर्डर इशू करना है, जल्दी इधर आना। टैक्स पेयर कहता है हो मैन, तूने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया आई एम इन फ्रांस राइट नाउ, मैं नहीं आ सकता, तो 20 दिन तो मुझे दो, आप 20 दिन मुझे दो। अब जाहिर बात है यार, कमिश्नर 140 दिन बाद ही फैसला सुना सकते हैं ना। अब तो कमिश्नर के काम को आपने खुद पंगा डाल के रोका है, तो अब तो वो उसको 20 दिन और मिल जाएंगे, क्योंकि आपने क्या कहा है, मैं 20 दिन के लिए अवेलेबल नहीं। सर वो बुला के नहीं, वो बुला के ना दे, तो कई दफा एजेंट को भी बात की इतनी तफसील में ना जाया करो, वो बात समझ आ गई। जो पीरियड होगा, ये चीजें अगर सिलेबस में होती मैं डिस्कस करता। पहले सिलेबस खत्म कर लें, फिर इतने डीप डाउन चले जाना। फॉलोइंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड। फॉलोइंग अरसा काउंट नहीं किया जाएगा। लिखें वाइल काउंटिंग 120 डेज। Following period will not be counted while counting 120 days. डिले, पढ़ें डिले। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? डिले। आप चले गए थे ना बर्थ सर्टिफिकेट 3 दिन ढूंढने के लिए अपना,
वो डिले आपने डाला है, तो इसमें साल में आ जाए। डिले बाय टैक्स पेयर, पिटिशनर होता है टैक्स, डिले बाय टैक्स पेयर नॉट एक्सीडिंग, हाँ टैक्स पेयर आप उन्हें गायब होने हो जाओ, 20 दिन फ्रांस नहीं 30 दिन फ्रांस लगाओ, 40 दिन लगाओ, 50 दिन लगाओ, 60 दिन लगाओ, लेकिन अगर 60 दिन से भी आप ऊपर उतर रहे तो फिर हमारी नहीं, फिर हम तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना देंगे, जो भी हुआ फिर तुम खुद ही बर्दाश्त करना। तो टैक्स पेयर बताएं कितने दिन के लिए इधर उधर गायब हो सकता है? 60 दिन के लिए टैक्स पेयर 60 दिन के लिए इधर उधर गायब हो सकता है। और फिर कमिश्नर वो ऑब्वियसली वो 60 दिन में जो कमिश्नर ने काउंटडाउन चलाया ना अपना 120 दिन वाला, वो फिर अब वो वाले 60 दिन आपके काउंट नहीं कर रहा होगा। ओके, कई दफा ऐसा होता है टैक्स पेयर कहता है कमिश्नर मैं जा रहा हूं, कहां? मैं जज साहब के पास जा रहा हूं, मैं बहुत तंग आ गया हूं, मैं जज साहब के पास जा रहा हूं। कमिश्नर कहता है जा, तो जा फिर उधर से मसला हल करवा ले। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कहीं और मैं लड़ाई हल कराने जा रहा हूं, तेरे से मसला नहीं हल हो रहा, तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट। फिर कमिश्नर कहेगा मैं कहां से फिर 120 दिन में असेसमेंट ऑर्डर का फैसला सुनाऊं, तू तो जज के पास पहुंच गया, अब जज साहब भी केस को देखेंगे, मैं क्या करूंगा अब इसमें। तो फिर ये वाले दिन भी काउंट नहीं किए जाएंगे। डिले बिकॉज ऑफ एडीआरसी प्रोसीडिंग्स, एडीआरसी का पूरा सेक्शन है, हम पढ़ेंगे, शायद आपने कहीं पढ़ा भी होगा, किसी और सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है? कोई जज ही होता होगा ना जो डिस्प्यूट लोगों का क्या करवाता होगा, रिजॉल्व करवाता होगा। तो अगर आप कहीं और कोर्ट में चले जाएं वो फिर और बात है, लेकिन और अगर आप खुद ही कहीं गायब हो जाएं और किसी और जज के पास ना जाएं तो भी ये रिलैक्सेशन है। तो किन दो सूरतों में कमिश्नर को रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि 120 दिन में फैसला ना भी सुनाए तो खैर है? अगर आप जज के पास चले गए हैं या अगर आपने खुद छुट्टी मांग ली है, लेकिन आप खुद कितने दिन के लिए गायब हो सकते हैं? 60 दिन। पॉइंट 6 यार, ये जुर्म तो कल भी पढ़ा था, इफ अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न, ये जुर्म कल भी पढ़ा था। इसकी एक और सजा सुन लें, अगर एक बंदा रिटर्न ही जमा ना कराए, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, कम से कम इस लेवल का बंदा, शेल डिटरमिन योर मिनिमम टैक्स, मिनिमम टैक्स आपका कैलकुलेट करेगा। ये एक और सजा है। मिनिमम टैक्स पढ़ा हुआ है किसमें? इनकम टैक्स में, बिजनेस के आखिरी सफे पे। मिनिमम टैक्स क्या होता था? कम से कम इतना तो जमा करवा ही दो। लेकिन इस चैप्टर में जाहिर बात है मिनिमम टैक्स का वो वाला सेक्शन तो नहीं लगना, और मिनिमम टैक्स के इसमें कुछ टैक्स रेट भी अलग होंगे, रूल्स भी अलग होंगे। तो शुक्र है मिनिमम टैक्स का सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक सजा याद रख लें, अगर एक बंदे ने रिटर्न जमा नहीं करवाई तो उसे क्या सजा मिलेगी? सजा लिख लें, क्या मिलेगी? डिटरमिन मिनिमम। मिनिमम टैक्स ये होता है इतना कम से कम जमा करा दो, बाकी फिर इंशाल्लाह तुम्हारे से आके ले लेते हैं। इलेवन ए इधर देखें जी, आपका आउटपुट है 70, आपका इनपुट है 40, पेएबल कितना है? 30। यू पेड ना करें, ये यू पेड टू गवर्नमेंट, यू पेड टू गवर्नमेंट या यू पेड टू बैंक, यू पेड इन बैंक 28। आप रिटर्न लेके गए बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए टैक्स, आपने बैंक मैनेजर को कहा यार 30 रुपए मेरा टैक्स बनता है, 28 रुपए भी ले लो, 2 रुपए फिर बाद में दे दूंगा। तो बैंक मैनेजर आपकी रिटर्न ले लेगा? एफबीआर वालों ने कहा ले लो, 28 दे के जा रहा है, कल कलाम को ये भी नहीं लेके आने इसने, पता नहीं बेचारा कितने मसले में फंसा हुआ है। ये बिजली का बिल तो है नहीं कि मीटर काटना है कि पूरा बिजली का बिल जमा करवाओ, ये तो टैक्स है, लोग देते ही नहीं। ये इतना इतना जबरदस्त बंदा है कि देने तो आ रहा है ना टैक्स, इसको गले मिलो,
28 रुपए ले लो, बाकी 2 का हमें फोन करके बता दो, वो फिर हम देखते हैं क्या करना है इसका। तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ऐसी सूरत में फिर हुकूमत कितने रुपए आपसे लेने आएगी? 2 रुपए। नोट कर लें। 11A, व्हाट इज पेएबल? 30। व्हाट इज पेड? 28। व्हाट इज नॉट पेड? 2। अब ये 2 पेएबल है। पढ़े भाई, आप इधर आ जाओ ना, दूर दूर क्यों हो? चलें जी। वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन पेज टैक्स 28 रुपए, लेस देन इंडिकेटेड इन रिटर्न, इंडिकेटेड इन रिटर्न 30। Where a registered person pays tax less than indicated in return, the short paid कितना? 2. The short paid tax including late payment का interest shall be recovered। ये 2 रुपए इसको माफ कर दी जाएंगे, इससे लिए जाएंगे। Without giving him a show cause notice, बुलेट छोड़ें, without giving him a show cause। आप पढ़ें। Where a registered person pays less tax than indicated in return. What is indicated in return? 30. What he paid? 28. The short paid shall be recovered from him without giving him a यार ये शॉर्ट पे टैक्स इससे ले लिया जाएगा, नोटिस दिए बगैर, विदाउट बार्किंग इससे टैक्स ले लिया जाएगा ना। आपको पता है ना क्यों लिया जाएगा वैसे इससे टैक्स? ये खुद पंगा करके गया है। तो इसकी मिसाल कल वाली डीओजी से कंपेयर कर लेते हैं। तो आप ना जाते जाते ऐसे खुद डॉग को छेड़ के गए, खुद छेड़ के गए। अब अगले दिन जब आप गुजर रहे थे ना, तो उसने एकदम आके आपको वड लिया, खून। यार भौंकता तो नहीं, भौंकना नहीं आता तुझे? वो पिछली दफा वाले ने जो काटा था वो भौंक के काट, जो शर्म नहीं आती? वो बता देता पहले खुद पंगा लेके गया था कल तो तेरे लिए ये रूल नहीं है। चले आ जाए वापस वापस आ जाए, सीए करें, छोड़े छोड़े छोड़े, डॉगीज की बातें ना करें। आप अपने वेटनरी डॉक्टर तो नहीं बनना ना। पढ़ें जी। वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन पेज टैक्स less than indicated in his, the short paid amount shall be recovered from him without giving him a show cause। show cause नोटिस के बगैर आप 2 रुपए उससे जाके ले लें। और इसकी जरा इंटेंसिटी देखें कि 2 रुपए से कैसे लेंगे। बड़े स्वीयर और वर्स मयर्स लिए जा रही हैं। स्वीयर मयर्स क्या ली जा रही हैं कि उसकी दुकान पे ताला लगा दिया जाएगा और वो चीजों को दुकान से बेच नहीं सकेगा, और उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। अटैच मींस बैंक को मना कर दिया जाएगा कि ये बंदा बैंक से आके पैसे नहीं निकाल सकता। तो इन 2 तरीकों को यूज किया जाएगा। जो भी आपकी शॉर्ट पेमेंट है वो इस तरीके से रिकवर कर ली जाएगी, विदाउट गिविंग हिम अ शो कॉज नोटिस। अच्छा, ये मैंने दूसरी क्लास में लिखा हुआ है तो इसी को मैं यूज कर लेता हूं। यार अब आपके ऊपर असल में 3 पेमेंट्स बनती हैं। जो आपने 2 रुपए मारे हैं ना हुकूमत के, तो आप पे 3 पेमेंट्स बनती हैं। नंबर 1, 2 रुपए देने हैं आपने, इंटरेस्ट देने हैं 2 रुपए पे, क्योंकि 2 रुपए हुकूमत के खजाने में तो लेट गए हैं। इसके अलावा हुकूमत जाते हुए कहेगी, यार तेरी हिम्मत कैसी हुई है हरकत करने की? तेरा लेवल देखे अपना और हमारा लेवल देखे, हमारे साथ पंगा लिया, तो तूने हाथ किस पे डाला है? 15-20 हजार जुर्माना दे। हमने कहा यार ये 2 रुपए दे दिए हैं, इस पे इंटरेस्ट दे दिया, चुप। 15-20 हजार जुर्माना देता कि आइंदा तू कभी भी ये हरकत ना करे। वसीयत हासिल कर ले, आइंदा तू कभी भी ये हरकत ना करे। तो ऐसी सूरत के अंदर लॉ मेकर कहते हैं कि हुकूमत ठीक है यार, इसको शो कॉज नोटिस दे दो। अगर जुर्माना लगाना है ना
अब वो डॉगी थोड़ी देर में आके कोट भी खींच रहा हो, यार ये तो बता देना तो नहीं, इतना तो मैंने पंगा नहीं ले लिया था, क्या कर दिया था यार मैंने, अब तुम तो मेरे कपड़े भी खींचने लग गया, हाथ दोगी यार। तो उससे पहले अब आके बार्गिंग कर लो यार। तो एक सूरत ऐसी है, अगर लॉ मेकर बड़ा जोर लगा रहा है कि यार पेनल्टी भी दो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर याद रखिएगा पेनल्टी लेने से पहले लॉ मेकर को क्या देना पड़ेगा। तो ये अमाउंट आपसे रिकवर हो जाएगी, हुकूमत रिकवर कर लेगी विदाउट नोटिस। और अगर हुकूमत आपसे जुर्माना लेना चाहे तो ये भी रिकवर कर सकती है, बट बाय गिविंग शो कॉज नोटिस। हुकूमत आपको नोटिस दे के कहेगी कि ये पैसे दे दो मुझे। सेकंड बुलेट ये होता है अटैच द बैंक अकाउंट। अटैच द बैंक अकाउंट का मतलब होता है बैंक को फोन करके कहा जाता है आपका अकाउंट सील कर दें। अब आप जाके अपने ही अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकते। नहीं, इसको ना नोट करें, ये आखिरी लाइन पढ़ लें अगर समझ आ रही है तो, इससे काफी है। However, penalty will be imposed after giving a show cause notice। पेनल्टी अगर लगानी है ना, पेनल्टी होती है जुर्माना, ये लेट पेमेंट का इंटरेस्ट नहीं होता। पेनल्टी अगर आपने लेनी है तो ये शो कॉज नोटिस दे के करें। तो इसको ऐसे कर लेना यार, इस शॉर्ट पेड अमाउंट को कर लेते हैं ए, इंटरेस्ट को कर लेते हैं बी, और पेनल्टी को अंडरलाइन करके कर लेते हैं सी। तो आपने कितने किस्म की पेमेंट्स करनी है? 3, ए बी सी। ₹2 आपसे रिकवर कर लिया जाएगा आपकी दुकान बंद करके, और ₹2 पे अगर इंटरेस्ट बनता है लेट पेमेंट पे वो भी आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। हाँ, अगर हुकूमत कोई जुर्माना वगैरह मांग रही है, कोई 2, 3, 400, 500, 1000 रुपया जुर्माना मांग रही है हुकूमत, तो फिर वो हुकूमत मांगने से पहले बता देगी कि मैं जुर्माना लेना चाहती हूँ, आप वजह बताओ क्यों ना आपसे जुर्माना लूं। हो सकता है फिर आप कोई जेन्युइन वजह बता दें तो वो छोड़ ही दे। अच्छा, ये सेक्शन आप उस पे पेंडिंग पे डाल दें। ये सेक्शन है 124 चैप्टर 15 में, तो वो रेपिटेशन है, तो वहां पे जब आएगा तो कवर हो जाएगा। अच्छा यार, अब आप जहन में ले आए होंडा कार्स जो गाड़ी बेच रही है, और जहन में ले आए कारपेट सेलर जो सड़क पे कारपेट बेच रहा है। इन दोनों को जहन में ले आए और आज जीरो रेट और एग्जाम्प्ट सेल में डिफरेंस पढ़ लें। सारे पढ़े हुए हैं आपने, इनको नजर मार लें। जीरो रेट सेल, इट इज अ सेल विच इज चार्ज टैक्स एट द रेट ऑफ, इट इज अ सेल विच इज न्यूमेरिकल्स जहन में लाएं। जीरो रेट वाला इनपुट रिफंड हो जाता है, एग्जाम्प्ट सेल वाला इनपुट डेड हो जाता है, या फिर धागे के ऊपर जो इनपुट पे किया कारपेट बनाने के लिए। जीरो रेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक्सपोर्ट्स आती हैं, या एफबीआर, हुकूमत कोई चीजें बता दे, या फिफ्थ शेड्यूल वाली। इधर कौन सी आती हैं? ये डब्बा याद करना है। गुड्स में से 6 शेड्यूल या नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट या एफबीआर। रजिस्ट्रेशन जीरो रेट हुकूमत, जाहिर बात है होंडा ने राणा टोंगा को गाड़ी बेचनी है तो अपने आप को रजिस्टर करवाएगी, रजिस्टर करवाएगी तो उसको उन टायरों का रिफंड मिलेगा ना। लेकिन वो जो सड़क पे कारपेट बेच रहा है बंदा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। होंडा इनवॉइस बिल को कहते हैं, होंडा बिल बना के देगी। ये जो सड़क पे कारपेट बेचने वाला है ये बिल नहीं बना के देगा। बिल अब बना देता है वो लेकिन कच्ची रसीद होती है, उस पर कोई इसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा होता, वो वैसे ही बिल बना देता है अपनी तरफ से, लेकिन वो कोई सेल्स टैक्स वाली रसीद नहीं होती। बिल पता क्या होता है? बिल आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 में, ये दूसरी क्लास को पढ़ाया हुआ है। सेक्शन 23 में हम पढ़ेंगे बिल क्या होता है। तो अ पर्सन सेलिंग कारपेट्स ऑन सेलिंग कारपेट्स, ऐसी मिसाल दी हुई है ना आपको समझाने के लिए। अ पर्सन सेलिंग कारपेट्स यानी कि वो कॉटेज इंडस्ट्री है। तो जो बंदा कॉटेज इंडस्ट्री है, कारपेट बेच रहा है सड़क पे, ना वो अपने आप को रजिस्टर करवाए और ना वो इनवॉइस इशू करे। इनवॉइस अभी पढ़ते हैं क्या होती है। नहीं, जीरो रेट टैक्सेबल में शामिल है। एग्जाम्प्ट तो ऐसी है जिस पे टैक्स लगना ही नहीं, जैसे सड़क पे कारपेट बेच रहा है एक बंदा, और जीरो रेट वो जो राणा टोंगा को गाड़ी बेची थी।
पढ़ लें यार 1 से लेके पॉइंट F तक। कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें। 1 से लेके F तक पढ़ लें। 1 से 1.5 मिनट लीजिएगा, ज्यादा टाइम ना लीजिएगा। जी भाई, ये टेक्स्ट की ग्रिड तो आपसे क्लास में पहले दिन शेयर कर ली थी ना, आप लेक्चर 1 दोबारा सुन लो। मैंने कहा आप देख लें कैसे मैसेजेस के रिप्लाई होते हैं। जी, कोई और भी प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल? जी, पहली क्लास में हमने इनिशियल अलाउंस की एग्जांपल की थी। Okay. A registered person making taxable sale shall maintain and keep at his business premises or registered office. बिजनेस प्रेमिसेस होती है दुकान, और रजिस्टर्ड ऑफिस होता है मेन दफ्तर जहाँ हेड ऑफिस टाइप है कोई। तो या अपनी मुख्तलिफ बाटा आप अपनी दुकानों पे रिकॉर्ड रख लें, नई दुकानों पे रखना तो जो बड़ा बाटा का ऑफिस है वहाँ रिकॉर्ड्स रख लें अपने। रिकॉर्ड्स तो नीचे आपने सारे पढ़ लिए हैं, ये इंट्रो की क्लास वाली चीज़ें हैं। रिकॉर्ड्स में इंग्लिश में रख लें, उर्दू में रख लें, पश्तो ना पश्तो में नहीं रखने। पता नहीं क्यों नहीं, वैसे होने चाहिए थे। लैंग्वेज रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स परचेज्ड एंड इंपोर्टेड। कितने लोग सोच रहे थे टायर जनरल टायर वाले परचेज, इंजन इंपोर्ट, गाड़ी बेची, कितने लोग ऐसे पढ़ रहे थे? एक्सेलेंट। और कितने लोग अच्छा परचेज इंपोर्ट सेल में बाय हिम और हिज एजेंट। रिकॉर्ड्स विल बी kept in such form that his tax liability can be readily ascertained। इससे क्या समझ आया था आपको? हाँ, एक्सेलेंट। रिकॉर्ड ऐसे होने चाहिए कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी इजीली निकल आए, टैक्स वालों को मुश्किल ना हो, यानी कि पेपर की तरह ना हो हमारा रिकॉर्ड। ढूंढो वर्किंग टू और 10,000 रुपया एग्जामिनर ढूंढ रहे, वर्किंग टू। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट। ये सवाल आता है पेपर में 6-7 नंबर का, ए से लेके एफ तक जो पॉइंट्स हैं। जो आपने गाड़ियां बेची हैं उसमें आप बताएं गाड़ी कितने की बेची है, कौन सी गाड़ी बेची है, सरासिफ को बेची है, उनका एड्रेस क्या है, और उनसे 5,10,000 रुपये लिए हैं। और जो आपने टायर खरीदे हैं उनमें भी बता दें, आगे सारी डेटा वही है। और जो आपने इंजन इंपोर्ट किया है बता दें उसकी कितने इंपोर्ट किए हैं, क्या इंपोर्ट किया है, कितने का इंजन था और उस पर टैक्स कितना था। राना टुंगा को जो गाड़ी बेची है आपने वो बता दें, और होली कुरान को बेचे हैं वो बता दें। डबल एंट्री सेल्स टैक्स के अकाउंट्स भी बनते हैं। और ये तो अब लंबी लिस्ट है, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, बिजली के बिल, सैलरी, लेबर बिल्स, रेंटल एग्रीमेंट, सेल परचेज एग्रीमेंट एंड लीज एग्रीमेंट। सर ये याद भी करने हैं, ये सिलेबस में हैं। EA रिकॉर्ड रिलेटिंग टू गेट पास इनवर्ड और आउटवर्ड। गेट पास पता होगा आपको, गेट पास गेट पे बनता है, बड़ी बात है सर आपने, गेट पास गेट पे बनता है। तो जब फैक्ट्रीज के अंदर सामान आ रहा होता है तो गेट पास बनता है इनवर्ड का, और जब फैक्ट्री से सामान जा रहा होता है, जब सरासी को गाड़ी बेची जा रही होती है तो गेट पास बनता है आउटवर्ड का। बल्कि आजकल तो बड़े बड़े जनरल स्टोर्स पे भी होता है, आप निकलते हैं तो गेट के ऊपर एक बंदा आपका बिल चेक करता है, और बिल चेक करके जरा नजर मारता है कि सामान यही है या नहीं, तो वही गेट पास है। तो एंड ट्रांसपोर्ट रिसीट्स एंड सच अदर रिकॉर्ड्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। वैसे कोई क्वेश्चन रह नहीं गई थी, लेकिन उसने कहा सच अदर रिकॉर्ड्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। सर वैल्यू ऑफ गुड और वैल्यू ऑफ प्लान फर्क है? अच्छा 1A द बोर्ड में, हाँ तेरा जेन्युइन सवाल है, इनको हंसने दे, तू सीए कर, ठीक के रख, हम लोगों के सवालों पे हंसा ना करो, वो परेशान ना हुआ करो।
द बोर्ड में रिक्वायर अ रजिस्टर्ड पर्सन टू यूज ओनली सच नंबर ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट्स एज स्पेसिफाइड। अच्छा, बैंक अकाउंट ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? नहीं, बैंक अकाउंट ज्यादा भी हो, उसमें 10-10 रुपए रखवा दो, क्या फायदा? बैंक अकाउंट कम होने चाहिए ताकि हुकूमत के लिए ऑडिट करना आपका आसान हो। ये ना हो कभी आपके पैसे किसी के अकाउंट में पड़े हो, कभी यहाँ के, या कोई आपके अकाउंट में पैसे जमा करा रहा हो। द बोर्ड में रिक्वायर अ रजिस्टर्ड पर्सन टू यूज ओनली सच नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स एज स्पेसिफाइड। लेकिन फिर आप याद रखिएगा, फिर उन्हीं से टायरों के पैसे देने हैं, फिर उन्हीं में 35,10,000 आएंगे, और फिर उसी से 5,10,000 जाएंगे हुकूमत के खजाने में। यार ये बार बार क्यों कर रहा है? पॉइंट एफ में इसने कह तो दिया था, फिर दोबारा 2 में कह रहा है द बोर्ड में, बोर्ड है क्या है, बोर्ड में स्पेसिफाई टू कीप अदर रिकॉर्ड्स, तो रेपिटेशन है। ये गोरमे वालों के दुकान पे मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर पड़ा होता है। द बोर्ड में स्पेसिफाई फॉर एनी पर्सन टू यूज इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर अप्रूव्ड बाय बोर्ड। बल्कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर से भी आगे निकल गया, बोर्ड ने सॉफ्टवेयर अप्रूव कर दिए हुए हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड्स रखते हैं। वो तो छोटी सी मशीन होती है ना, सिर्फ पूरे सॉफ्टवेयर हैं। द बोर्ड विल प्रेस्क्राइब द तरीका, या फिर बोर्ड कोई सॉफ्टवेयर बनवाएगा जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रख सकें, फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवाएंगे, और वो सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न जमा करवा रहे हैं। द बोर्ड में फर्दर अप्रूव द सॉफ्टवेयर फॉर अबव पर्पस, और इस पर्पस के लिए फिर बोर्ड सॉफ्टवेयर अप्रूव करेगा, और बोर्ड कर चुका हुआ है अप्रूव। अच्छा, एक बंदा जिसका ऑडिट होता है कंपनी लॉ में, ये कौन होंगी? कंपनीज। ये बस एक कॉपी जमा करवाएंगे अपने अकाउंट्स की भी। अकाउंट्स क्या होते हैं? P&L और बैलेंस शीट। P&L और बैलेंस शीट की एक कॉपी जमा कराएंगे अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर सर्टिफाइंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो सर्टिफिकेट भी ऑडिटर से लेके देंगे जिसमें वो बताएंगे कितना टैक्स जमा कराया। अच्छा, अब आप हजरात एक सिनेरियो जहन में लेके आए और मुझे बताएं, आप बिल दुकानों पे मिलता है, बिल पे क्या क्या लिखा होता है? बिल पे क्या क्या लिखा होता है? फर्ज करें डॉलेंस को होंडा ने गाड़ी बेची, बिल कौन बनाएगा? होंडा। बिल पे क्या क्या लिखा होगा? बिल पे क्या क्या लिखा होगा? होंडा, होंडा या जा होंडा, होंडा मेकिंग अ सेल, शेलिशुआ, जागते रहना भाइयों, होंडा मेकिंग अ सेल, शेलिशुआ। अच्छा, इनवॉइस में ऐसे हो ना, पहले 4 नंबर इनवॉइस, फिर 15 नंबर इनवॉइस, फिर 36 नंबर, नहीं, वो कॉपी होती है, उसमें इनवॉइसेस के नंबर लगे होते हैं तरतीब से। तो होंडा मेकिंग अ सेल शैल इशू अ सीरियल नंबर एट द टाइम ऑफ सेल शोइंग फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बता दें जी बिल पे क्या क्या लिखा होता है? नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर होंडा का, होंडा का नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉलेंस का आगे नहीं पढ़ना, आगे आ जाए। बिल पे और क्या लिखा होता है? बिल पे और क्या लिखा होता है? डेट। बिल पे और क्या लिखा होता है? बिल पे और क्या लिखा होता है? 30 लाख। बिल पे और क्या लिखा होता है? 5,10,000। बिल पे और क्या लिखा होता है? 35,10,000। तो पहले ये जरा चीजें बिल्कुल ऐसे मसला नहीं कि आपको घर जाके याद करनी पड़ेंगी, इधर बैठे बैठे याद कर लें। बिल पे क्या क्या लिखा होता है? नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ, नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रेसिपिएंट और डेट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। 30 लाख, 5,10,000 और 35 लाख। छोटा छोटा मैंने बीच में छुड़वाया है, वो मैं अभी पढ़ाता हूं। द बोर्ड में स्पेसिफाई मॉडिफाइड इनवॉइसेस, समझ आ गई?
यानी कि पॉइंट जी के बाद एच डाल देगा, उसमें आई डाल देगा। फॉर अ टैक्सेबल सेल ओनली वन इनवॉइस विल बी इशूड। क्या मतलब है? फॉर आ वन 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 फॉर अ सेल, बोले फॉर अ सेल ओनली वन इनवॉइस विल बी इशूड। जहरी सी बात है, बोले फॉर अ सेल ओनली वन बिल विल बी इशूड। सरासे को 2 बिल दे देना ताकि दिखाएं महल्ले वालों को 2 गाड़ियों के बिल लाया हूं, गाड़ी 1। फॉर a sale only one bill will be issued. Only a registered person shall issue invoice. Honda will issue, carpet seller will not issue. ये मैं अपने लिए लिख रहा हूं ताकि रिवीजन मेरी आसान हो जाए। कारपेट्स, Honda will issue, carpet seller will not issue. Honda will issue, carpet seller will not issue. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि बिल इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाए? हो सकता है। अगर आपने बिल इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है तो एक कॉपी उसकी फेडरल बोर्ड को भी फिर भेज दीजिएगा। फिर तो हार्ड कॉपी में आपने सफ़े में नहीं भेजना ना, फिर तो एक कॉपी बिल की फेडरल बोर्ड को भेज दीजिएगा और एक कॉपी कमिश्नर को भेज दीजिएगा, ये डेली के बिल की। और अब फेडरल बोर्ड को रोजाना ईमेलें आ रही होंगी, बल्कि अब तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना लिया, तो वो ईमेल कोई नहीं, बस उनके सिस्टम में अपलोड हो जाता है। तो अगर आप बिल कौन से भेजना पसंद करते हैं तो फिर आप बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन कर लें एफबीआर से, फिर बात ही खत्म करें। A registered person making a taxable sale may issue invoice to other registered person electronically. बिल इलेक्ट्रॉनिकली आप इशू कर दें, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? उसी वक्त एक कॉपी आपको किसको भेजनी पड़ेगी? बोर्ड को, और एक कॉपी वो ईमेल के अंदर नहीं होता, कार्बन कॉपी लिखा होता है सीसी, तो आप तो कहते हैं मेल सीसी हो रही है, बड़े होकर पता चलता है कार्बन कॉपी, यानी एक कॉपी उसकी जा रही है। अच्छा यार, मैं और आप अगर दुकान पे चले जाएं और मैं और आप दुकान के ऊपर जाएं और दुकान के ऊपर कोई चीज खरीदनी हो, दुकानदार हमसे एनआईसी मांगे, हम कोई चीज खरीदने गए, मैं लैपटॉप खरीदने गया हूं या मैं एसी खरीदने गया हूं, दुकानदार मेरे से एनआईसी मांगे, अगली दुकान पे जाऊंगा, यार ये एसी दे दो मुझे, नहीं लाया आप, क्या है तो एनआईसी मांग रहे हैं। हुकूमत कहती है नहीं यार, मांगा करो लोगों से एनआईसी। जब दुकान पे लोग चीजें लेने आए, रिटेलर्स, तो तुम लोग लोगों से क्या मांगा करो? एनआईसी। लेकिन लोग बहुत तंग होने लग गए थे और दुकानदारों को भी बड़ा नुकसान होने लग गया था इससे, कि आप दुकान पे जाएं कोई भी बड़ी चीज खरीदने, मैं ये नहीं कह रहा आप बिस्किट खरीदने जाएंगे एनआईसी आपसे मांगा जाएगा, एक क्लियर दे दो यार, एनआईसी चेक करा तो एक क्लियर लेनी है, वे एक बड़ा एक क्लियर लेने वाला, चल ना एनआईसी बढ़िया नहीं है, क्लियर लेनी है। तो लोग बहुत तंग होने लग गए थे, इसलिए हुकूमत ने एक लिमिट इंट्रोड्यूस कर दी ₹1,00,000 की, कि अगर आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया और ₹1,00,000 की चीज ले रहे हैं, ₹1,00,000 बिल नहीं, चीज ₹1,00,000 वाली, अगर ₹1,00,000 की कोई आपसे चीज ले रहा है तो उससे उसका एनआईसी मांग लो, वरना बाकियों को डिस्टर्ब ना करो, बाकी बड़े डिस्टर्ब होंगे लोग। तो अगर मैं और आप जाते हैं और मैं और आप कोई 1 टन वाला एसी खरीदते हैं, वो 70-80 हजार का आ जाता है, तो वो हमें फिर एनआईसी दुकानदार नहीं मांगेगा और हमें बेच देगा। लेकिन अगर हम ये स्टैंडिंग एसी खरीदते हैं या 1.5 टन वाला एसी 1.25 लाख का आजकल कुछ जगहों पे मिल रहा है, तो इन्वर्टर एसी, तो वो अगर मैं और आप खरीदने चले जाएं तो फिर हमसे एनआईसी मांगा जाएगा। लेकिन अगर हम घर के लिए ओवन लेने चले जाएं तो ओवन तो 30-40 हजार रुपए का आएगा, चूल्हा लेने चले जाएं वो भी 20-25 हजार रुपए का आएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर हमारे से कोई एनआईसी नहीं मांगेगा। तो दुकानदार के पास तो देखें आम लोग भी आते हैं ना, तो दुकानदार को क्या चाहिए? नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर ले ले बायर का,
या फिर एंड एनआईसी ले ले या एनटीएन नंबर ले ले अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है। अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है तो उससे क्या मांग ले, एनआईसी ले ले, ये कर लें आप, या उससे नेशनल टैक्स नंबर, अगर वो टैक्स जमा कराता है, नहीं जमा कराता तो एनआईसी ले लो फिर। तो अगर बंदा टैक्स जमा कराता है तो उससे नेशनल टैक्स नंबर ले लें, इनकम टैक्स। तो अनरजिस्टर्ड किस में है, सेल्स टैक्स में। और आपको पता है मैं और आप अनरजिस्टर्ड है, लेकिन हम बुरे नहीं है, एंड कंज्यूमर है, हम बुरे नहीं है तो हम अनरजिस्टर्ड हैं। तो हम अनरजिस्टर्ड हैं तो कोई मसला नहीं, हमसे क्या मांग ले वो, हमारे पास तो नहीं है, प्लीज हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है हमारे पास सेल्स टैक्स वाला, तो हमसे एनआईसी ले ले या एनटीएन ले ले। लेकिन ऑब्वियसली हम बायर हैं, हम बड़े डिस्टर्ब होंगे इन चीजों से। तो रिलैक्सेशन बताएं क्या अवेलेबल है, बता दें। एक्सक्लूडिंग सेल मेड बाय रिटेलर, अगर आप रिटेल शॉप पे जाएं और आप वहां से चीजें खरीदें, वेयर द ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, 117 वाली अमाउंट इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स डज नॉट एक्सीड 1 लाख। लेकिन शर्त क्या है, इफ द सेल इज बीइंग मेड टू ऑर्डिनरी कंज्यूमर। और वो बंदा आपके पास दुकान पे चीज किस लिए लेने आया, आगे बेचने के लिए या खुद घर में इस्तेमाल के लिए, इस्तेमाल के लिए। तो आप बताएं जिन रिटेल शॉप्स पे हम जाएंगे और जाके चीजें खरीदेंगे, अगर वो हमसे बिल मांगेंगे तो लाख रुपए की चीजें क्रॉस कर जाएं तो मांगेंगे, सॉरी एनआईसी मांगेंगे, वरना एनआईसी नहीं मांगेंगे। एक्सक्लूडिंग सेल्स मेड बाय रिटेलर विद द ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स डज नॉट एक्सीड 1 लाख। लेकिन ऐसा कब करना है, जब सेल इज मेड टू जनरल पब्लिक। ऑर्डिनरी कंज्यूमर क्या होता है, अगले स्टेप पे देखें। ऑर्डिनरी कंज्यूमर, जनरल पब्लिक लफ्ज पहले यूज करता था ना, अब ऑर्डिनरी कंज्यूमर कर रहा है। खत्म हो रहे हैं, मुझे पता है अभी 10 मिनट रहते हैं, लेकिन आज आपको पता है खत्म करना पड़ेगा। और कितना पढ़ाएं, आज हमने आगे भी पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन, ऑर्डिनरी कंज्यूमर, ऑर्डिनरी कंज्यूमर कौन होता है, मीन्स अ पर्सन हु इज बाइंग गुड्स फॉर हिज ओन इस्तेमाल, फॉर हिज एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और प्रोसेसिंग। अच्छा, पॉइंट डी में आए। यार ये तो कुछ कोशिश कर लीजिएगा, ये अजीब सा कुछ चीज डाल दी है, इंक्लूडिंग काउंट, डिनायर एंड कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ टेक्सटाइल, जान एंड फैब्रिक। ये कोई टेक्सटाइल कंपनीज थी, ये लोग चीज़ों को काउंट सही नहीं कर रही थी, तो इन्होंने अपना काउंट भी बिल में लिखना है। डिनायर, क्वालिटी कौन सी है, डिनायर क्वालिटी कौन सी है, और फिर किस तरह कंस्ट्रक्ट किया आपने, ये चीज़ें किस तरह बनाई हैं, ये भी कुछ बिल में आपको बताना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें हैं, जाहिर बात है बड़े होकर जो कोई सेल्स, जो कोई टेक्सटाइल कंपनी को ऑडिट करेगा उससे ये बातें समझ आएंगी, मुझे आपको तो कम से कम ये समझ नहीं आ सकती। तो पुराना लॉ तो यही था, डिस्क्रिप्शन एंड क्वान्टिटी ऑफ गुड्स, लेकिन इसी के आपको मेन मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये किसी एक ख़ास कंपनी के लिए बीच में हुकूमत को कोई चीज़ डालनी पड़ गई है, कि उनके सेल्स टैक्स के मसले हुए होंगे जिसकी वजह से इनके लिए कोई चीज़ डाल दी है। तो 3 लफ्ज़ कोशिश कर लें याद हो जाए, काउंट, डिनायर एंड कंस्ट्रक्शन। अच्छा यार ये बड़ी मज़े की बात है, अब आखिरी हमारी, गोरमे एक बंदा गया और गोरमे में जाके उसने जो है वो कहा कि यार आप ऐसा करें, मुझे जो है वो खाना सप्लाई कर दें। और वो PIA के कपड़े शपड़े उसने पहने हुए थे जैसे पायलट ने पहने होते हैं, और कहता है यार ये गोरमे से मुझे खाना चाहिए और ये चीज़ें मैंने ऐसी फ्लाइट के अंदर लेके जानी है जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है। और उसने अपना NIC वगैरह, ID कार्ड वगैरह सब दिखा दिया और साबित कर दिया मैं किसका एम्प्लॉय हूँ, PIA का एम्प्लॉय हूँ। आपको पता है अब ये सेल 0 रेट बन जाएगी, क्योंकि प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान, अब ये सेल क्या बन जाएगी, 0 रेट बन जाएगी। और गवर्नमेंट ने गुड फेथ में उसे बेच दी चीजें, गवर्नमेंट ने उसे गुड फेथ में चीजें बेच दी। जब गवर्नमेंट ने उसे गुड फेथ में चीजें बेच दी तो बाद में पता चला उसका तो NIC भी गड़बड़ था, तो 2 नंबर पैसे बनते हैं, 2 नंबर ID कार्ड बनाना क्या मसला है। उसका NIC भी गड़बड़ था और सारी चीजें उसकी गड़बड़ थी, वो तो झूठ बोल रहा था, वो तो चीजें इसने यहीं कहीं इस्तेमाल करनी थी, तो झूठ बोल के सारा धोखा दे के आपको चला गया। अब हुकूमत कह रही है गोरमे वालों परेशान ना हो, हम तुम लोगों को तंग नहीं करेंगे,
वो बेचारा तुम्हारी दुकान पे आया था, झूठ बोल के सब चला गया, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तुम लोगों ने तो गुड फेथ में उसमें एनआईसी वगैरह भी ले लिया था, सब कुछ किया था, तुम तो हमारे बड़े अच्छे लोग हो, तुम हमारी सारी बातें मानते हो, तो हम तुम लोगों के बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो कोई मसला नहीं, गवर्नमेंट रिलैक्स रहो, हम आपको तंग नहीं करेंगे। उसी बंदे को अब हम पकड़ेंगे, वो कैसे पकड़ें, कहां से पकड़ें, वो इस क्लास में कम से कम हम डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। फर्दर इफ इट इज सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड दैट एनआईसी लाख से ऊपर वालों से लिया जाता है, बाकी से तो लिया नहीं जाता ना। फर्दर इफ इट इज सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड दैट, खाने का बिल 1,20,30,000 था, फर्दर इफ इट इज सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड दैट एनआईसी प्रोवाइडेड बाय बायर वाज नॉट करेक्ट। यार इतने लोग आ रहे होते हैं दिन में, अब हम सबके एनआईसी चेक कर रहे होंगे नादरा से जाके, चल अंगूठा दिखा, रख इधर, उधर से नादरा वाले पे, नादरा वालों यार यही वो वाला अंगूठा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बिजनेसेस को हुकूमत डिस्करेज नहीं करती, हुकूमत कहती है कि यार लाख से ऊपर जो लोग चीजें लेने आ रहे हैं ना, वो अमीर लोग हैं, इनके एनआईसी वगैरह लेके रखा करो, इनके एनआईसी की कॉपी ले लो, इनके एनआईसी का टेलीफोन, इन्हें एनआईसी का नंबर ले लो, हमारे पास रिकॉर्ड रहे, लेकिन हुकूमत बिजनेस को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती। फर्दर इफ इट इज सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड दैट एनआईसी को बंदा 2 नंबर तरीके से दे गया था आपको, तो लाइबिलिटी ऑफ टैक्स या पेनल्टी शैल नॉट अराइज अगेंस्ट सेलर। फिर गोरमे वालों की कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। इन केस ऑफ सेल मेड इन, अगर गोरमे ने गुड फेथ में चीजें बेचनी थी और अगर बाद में पता चला गोरमे के ही बंदे उनसे मिले हुए थे, वो फिर और बात है। लेकिन अगर गोरमे साबित कर दे कि मैंने तो गुड फेथ में चीजें बेचनी थी, तो लाइबिलिटी किसके कंधों पे जाके पड़ेगी, सेलर के कंधों पे या बायर के कंधों पे? बायर के कंधों पे पड़ेगी। 1 लाख एयरलाइंस में जीरो रेटेड होगा? नहीं नहीं, और कई मिसालें हैं। वो किसी दिन सिर्फ ये जो फ्लाइट खाने वगैरह की जिसको जीरो रेट की ना काफी मिसालें हैं, लेकिन मैं ये असल में पढ़ा नहीं सकता ना, ये कुछ ऐसे आई तो आप लोगों ने आगे सवाल पूछने हैं जो सिलेबस की चीजें नहीं है। जीरो रेट काफी किस्म की सेल्स हैं, कोई प्रिविलेज पर्सन, बाहर से लोग आए होते हैं, उनको भी हम चीजें बेच देते हैं, डिप्लोमेट्स वगैरह पाकिस्तान में होते हैं, उनको चीजें जीरो रेट करके बेच देते हैं। जीरो रेट सेल्स बहुत ज्यादा है। हमें तो, हमारी तो छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है ना, एक्सपोर्ट में जीरो रेट है, पेपर के लिए सिर्फ ये काफी है, एक्सपोर्ट सेल जीरो रेट है और 5th शेड्यूल वाली, बस पेपर के लिए तो इतनी सी अंडरस्टैंडिंग काफी है। ओके, ओवर, खत्म होगी बात। इसको जरा रिवाइज कराएं मुझे, जो सुबह से पढ़ा है। 0.5 जी, शो कॉज नोटिस के बाद असेसमेंट ऑर्डर कितने अरसे में होने? 120 दिन में। और रेलिवेंट डेट के बाद शो कॉज नोटिस 5 years में। अगली बात, अगले सफे पे, अगर कोई बंदा रिटर्न पे लिखा टैक्स कुछ और, जमा कुछ और करा के गया, तो ये अमाउंट उससे रिकवर होगी विदाउट इशूइंग हिम, लेकिन उससे पेनल्टी ली जा सकती है। वो लेने के लिए आपको क्या इशू करना पड़ेगा? इसके बाद रिकॉर्ड्स अलग हैं और टैक्स इनवॉइस का सेक्शन अलग है, और एक सेक्शन 24 है जो हम कल पढ़ेंगे कि रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर 6 years, यानी वो जो ऊपर रिकॉर्ड हैं हमने कितना अरसा संभाल के रखने हैं? कम से कम 6 साल संभाल के रखने हैं। आप ये ना सोचें कि उधर 5 साल एक बात पड़ी है, इधर 6 साल पड़ी है। 6 साल एहतियातन रिकॉर्ड संभाल के रखें, क्योंकि पिछले पुराने 5 साल का कभी भी ऑडिट शुरू हो सकता है। पास पेपर्स में देखें ये कहां कहां टेस्ट हुआ है। अच्छा, आपने ना ये क्वेश्चन पेज 479 पे ना ये क्वेश्चन पढ़ के आना है क्लास से पहले, पेज 479 वाला क्वेश्चन जो हमने अगली क्लास में करना है। आज 2 लेक्चर अपलोड होंगे। अच्छा बताएं यार, इधर वापस आ जाएं चैप्टर 24 में। क्वेश्चन 56A पढ़ें, 56A। Under the provision of State Sales Tax Act, how
एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, पेज 489, द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट मे रिकवर द सेल्स टैक्स फ्रॉम अ बंदा विदाउट इशूइंग हिम अ शो कॉज नोटिस। कहते हैं कोई तरीका बता दो यार, ये दो सवाल हैं। हाउ का जवाब सुन लें, बाय स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ गुड्स एंड बाय अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। ये है जवाब हाउ का। और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस का जवाब है, सर्कमस्टेंसेस नहीं है, ये क्या हो गया, ये क्या खुल गया चैप्टर। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस का जवाब है where a registered person pays tax less than indicated return। ये सर्कमस्टेंस है। और ये है हाउ। हाउ कैसे टैक्स लिया जाएगा, इस तरीके से, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस व्हेन ही पेज टैक्स लेस देन इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न। लेकिन ऑब्वियसली सेक्शन आप पूरा लिख के आएंगे तो ओके। 57 का बी पढ़ें, 57 का बी, जीरो रेट और एग्जाम्प्ट में डिफरेंस, वो भी कराया जो डब्बा। यार ये सी पढ़े, आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स that is required to maintain, identify the records which a registered person is required to maintain, identify the records which a registered person is required to maintain, identify the records which a registered person is required to maintain। बताएं बताएं बताएं, कहां से कहां तक, क्या लिखा हुआ है यहां कहीं मेंटेन का लफ्ज। A registered person making sale shall maintain, following is the detail of records। यहीं से उसने सवाल बनाया है, identify the records which a person is required to maintain। और आगे भी इंडिकेशन भी दे दी, बिजनेस प्रेमिस रजिस्टर्ड ऑफिस तक याद आ जाए कहां से पूछे सवाल इसने। कितने नंबर हैं, 4 नंबर। कहां से कहां तक लिखने हैं, ए से एफ तक लिखना है। अच्छा यार ये इसने एक लाइन डाली है नीचे, डिटेल्स ऑफ कंटेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नहीं मैं बताता हूं, वो कह रहे ये ना लिखो, ये ना लिखो, ये ना लिखो, ये तो डिटेल में चले गए हो। कहते हैं आप उसमें नंबर बोर्डे थोड़े हैं ना, 4, तो वो कह रहा है पता नहीं आपने शायद 2-3 लाइनें लिख के समझ लेना 4 नंबर हो गए हैं, और मैं ये चीजें मांग रहा हूं, इनमें तो डिटेल नहीं दी हुई। ये तो सिर्फ बता रहा है क्या चीज है, डिटेल, रिकॉर्ड ऑफ सेल मेड, फिर आगे डिटेल है सेल में क्या क्या आना है। तो ये ऐसी आई कैप कभी कभी ट्विस्ट मारते हैं। तो ये सवाल असल में आता है 7 नंबर का, अक्सर 7 नंबर का आता है, 7 से 8 का, लेकिन ये वाहिद अटेम्प्ट है जिसमें ये सवाल सिर्फ 4 नंबर का आया था। तो इसलिए उसने एहतियात के दर्जे में फिर बोलें क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ कंटेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हाईलाइट कर लिया। अच्छा अब आप आए क्वेश्चन 54 नहीं 44। भाई एक बात याद रखिएगा कि ये ना 2 रिफंड है, 2 रिफंड अलग अलग हैं। ये पता ना मशहूर जमाना पेज, ये तो अब घर वालों को भी आपको पता चल गया हुआ है। पेज ये जो सबसे आखिरी है 462, माइनस करने को दिल चाह रहा था लेकिन माइनस हो सका। ये वाला 202 कैरी फॉरवर्ड होगा,
में क्या हो जाएगा, ये रिफंड होता है टैक्सेबल सेल वाला। एक और रिफंड होता है, वो होता है विल बी विद इन 45 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। ये कितने रिफंड है, 2। और एक बार याद रखिएगा, ये जो 202 राइज होते हैं ना, ये इस 462 का टूटा हुआ हिस्सा है कोई तो। और ये जो 462 है ना, ये लोकल सेल है, ये जीरो रेट नहीं है। तो लोकल सेल की कहानी अलग है, आपको पता है, और जीरो रेट सेल के रिफंड की कहानी अलग है। बल्कि मुझे याद है कल मैंने इसके साथ लिखवाया था यहां कहीं सेक्शन 8B, और इसके साथ लिखवाया था सेक्शन 10, कल जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, 8B और 10। अब सवाल देखें, एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड बॉक्स, रिफंड 2 होते हैं यार। एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड, रिफंड कैसे कब मिलेगा, इफ इनपुट इज इन एक्सेस ऑफ आउटपुट। भाई अब देखना पड़ेगा ये बंदा कर क्या रहा है। मोहतरम, ये जीरो रेट सेल भी कर रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में भी कर रहा है। एंड का लफ्ज़ ऐसे ही नहीं उसने बीच में डाला, एक्सपोर्ट्स के और उसके। ये पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और बाहर के मुल्क में चीजें बेचता भी है। अब मोहतरम, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा और इस वाले रिफंड का जवाब भी हमें देना पड़ेगा। ये दोनों रिफंड है। तो इस वाले का रिफंड बनेगा आपका 8B वाला, और इस वाले का रिफंड बनेगा 10 वाला जो हमने पढ़ा है, वो जो 45 डेज वाला, 45 डेज वाला नोट कर लें। तो ये दोनों रिफंड बता के आने पड़ेंगे। इस सवाल में तो चलो 8 मार्क्स है ना, इससे 4-5 इसके मार्क्स होंगे, लेकिन नोट कर लिया। लेकिन अगले सवाल में आए, आपने कर लिया, लेकिन अगले सवाल में आए कि जो मैंने आपको कल जाते जाते पढ़ाया था 54 का C, ये वह सवाल है यार, इसमें से 2 नंबर इसने लिखे हैं और सवाल वही है, एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड। और खुद अल्लाह भला करे पेपर बनाने वाले का, एक्सपोर्ट सेल भी कर रहा है और अगेन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है, तो लोकल सेल भी कर रहा है। इसलिए ये नीचे लिख लें, 8B भी लिख के आना पड़ेगा और 10 भी लिख के आना पड़ेगा। एक मिनट 8B भी लिख के आना पड़ेगा और 10 भी लिख के आना पड़ेगा। अब मैं इसका सोल्यूशन खोलने लगा हूं और मुझे महसूस हो रहा था, सुबह वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया है, इसका सोल्यूशन हमने थोड़ा सा लेंथी लिख दिया, 2 नंबर के लिए काफी ज्यादा कुछ लिख दिया है। उसके सोल्यूशन को जरा कम कर लें किसी तरह, कोई गुंजाइश कहीं निकलती है तो आप बताएं क्या चीज मैं स्किप कर सकता हूं। 8B और 10 में लिखते हुए क्या चीज मैं स्किप कर सकता हूं। अच्छा, ये तो हमने लिखा है ना इतना सा 8B, और ये है 10 और ये है 8B, लेकिन ये 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा है, तो एक लाइन तो लॉस से निकल गई हुई है, ये जरा काट दें। ये 1 नंबर के लिए काफी है यार, ये 1 नंबर के लिए काफी है, क्योंकि ये 2 बुलेट अगर ना उड़े तो ये 1-1.5 लाइन ही बनती है। इनको आप इकट्ठा करके लिखें। इफ इनपुट एक्सीड द आउटपुट बिकॉज ऑफ जीरो रेट सेल और एक्सपोर्ट, तो एक्सेस इनपुट विल बी रिफंडेड विद इन 45 डेज। ये तो आपको याद है ना सेक्शन 10। इसमें मेन लाइन जो 8B में है ना, वो ये वाली है, द रिफंड शैल बी मेड ऑन ईयरली बेसिस इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ ईयर। ये मेन लाइन है, आपको याद आ रहा है वो डब्बों के नीचे वाला सेक्शन 8B, इसमें ये मेन लाइन है, ये जरूर लिख के आइएगा। ऊपर वाली 1-1.5 लाइन अगर आप छोड़ दें तो शायद इतना बड़ा हरज ना हो, लेकिन तमहीद बांधने के लिए लिख दें तो काफी है, लेकिन मेन ये 2 लाइनें काफी हैं, ये लाइन और ये लाइन। ये थोड़ी सी तमहीदी ज्यादा ही बांधी गई है, क्योंकि 1 नंबर के लिए इतना लंबा लिखना काफी ज्यादा जो मुनासिब नहीं है। ओवर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।